हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एग्जाम अफेयर्स में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 29 मार्च 2021 के करंट अफेयर्स। उससे पहले आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली आपको और आपके परिवार को बहुत सारी खुशियां दे। इसी कामना के साथ शुरू करते हैं आज के अपने पहले टॉपिक को। और आज हमारा पहला टॉपिक है वो है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। जानेंगे किसके द्वारा इसे जारी किया जाता है, इसमें भारत की रैंक क्या है और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, वो सारी चीजें हम समझने की कोशिश करेंगे वन बाय वन। तो ध्यान से सुनिएगा, काफी इंपॉर्टेंट इंडेक्स है ये। ठीक है, तो देख लेते हैं, जरा समझ लेते हैं अपने टॉपिक को। हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। क्या है? हाल ही में यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स तथा ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया गया। यानी कि इस इंडेक्स को जारी करने का काम कौन करता है? यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड क्या ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा इसे जारी किया जाता है। अब देखो हुआ क्या है कि इस इंडेक्स में टोटल 53 देशों को शामिल किया गया है। उन 53 देशों में पहला जो स्थान मिला है वो किसको मिला है? तो आपको याद रखना है, पहला स्थान इसमें दिया गया है यूएसए को पहला स्थान, जबकि हमारे देश भारत को इन्होंने दिया है 40वां स्थान। यानी कि इनका मानना है कि भारत में अभी भी इनोवेशन काफी पीछे है, काफी कमजोर है इनोवेशन की स्थिति। तो ये इन्होंने रैंक दिया है। यहां पे देखिए एनडीटीवी का आर्टिकल है ये। इंडिया रैंक्स 14 ऑन इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, जिसको लॉन्च कौन करता है? यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स तथा ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। तो ये आपको याद रखना है। इसमें फर्स्ट रैंक जो मिली है वो यूएसए को दी गई है। ये भी आपको याद रखना है, फर्स्ट रैंक यूएसए को प्रदान की गई है। कितने देशों में? तो मैंने बताया 53 देशों में। अब क्वेश्चन उठता है, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है? जैसे आप समझने की कोशिश कीजिए, आपने कोई इनोवेशन बनाया, आपने कोई विशेष चीज बनाई और वो विशेष चीज आपका अधिकार है, आपने उसको डेवलप किया है, तो उस पर पूरा आपका अधिकार है। तो उसको सुरक्षा देने के लिए ये चीजें होती हैं और इस मामले में अमेरिका सबसे आगे है और हमारा देश 40वें नंबर पे है। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। हमारा अगला टॉपिक है अर्थ आवर डे के बारे में। क्या है, जरा समझने की कोशिश करेंगे। हाल ही में 27 मार्च 2021 को यह दिन मनाया गया। अब इस दिन होता क्या है? तो देखो, जलवायु परिवर्तन के प्रति लोगों को आकर्षित करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए होता क्या है, 27 मार्च को 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे के बीच में घरों की लाइटें बंद कर दी जाती हैं। घरों की लाइटें बंद कर दी जाती हैं जिससे कि लोगों में जागरूकता आए पर्यावरण को लेकर। यह किया जाता है अर्थ आवर डे के दिन। यह आपको याद रख लेना है। अब देखो, हम यह समझ लेते हैं इसकी शुरुआत किसने की। तो देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा 2007 में इसकी ऑस्ट्रेलिया के सिडनी से इसकी शुरुआत की गई। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी से इसकी शुरुआत की गई। और उस दिन क्या किया गया था? मैंने आपको बताया, एक प्रतीक के रूप में 1 घंटे के लिए दुनिया भर की लाइटें बंद कर दी जाती हैं जिससे कि एक आंदोलन के रूप में इसको आगे बढ़ाया जा सके। और मार्च के अंतिम शनिवार को प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला अर्थ आवर डे में 180 से अधिक देशों ने इसमें भाग लिया। लाखों लोग शामिल हुए जिससे कि जलवायु परिवर्तन के प्रति लोगों को क्या किया जा सके? जागरूक किया जा सके। तो ये आपको याद रख लेना है अर्थ ओवर डे के बारे में। और ये इंडिया टुडे का आर्टिकल है, अर्थ ओवर डे 2021 ऑल यू नीड टू नो। तो मैंने बताया कब मनाया जाता है? 27 मार्च को मनाया जाता है। और होता क्या है इसमें? तो 8:30 से लेकर 9:30 के बीच में क्या किया जाता है? तो आप याद रखना, लाइट बंद कर दी जाती है जिससे कि लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाया जा सके। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है और हमारी अर्थ को बचाया जा सके, हमारे अर्थ पर जीवन को मेंटेन किया जा सके, इसलिए इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, चलते हैं अगले टॉपिक पर। यहीं पर थोड़ा सा समझ लेते हैं हम WWF के बारे में। WWF, यहां पे देखिए मैंने वहीं से आर्टिकल लिया है, अर्थ आवर 2021। यहां पर लिखा हुआ है सैटरडे मार्च 27 एट 8:30 बजे मनाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना है। यहाँ पे क्या है देख लेते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है WWF का मतलब क्या है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी कब? तो आपको याद रखना है 1961 में इसकी स्थापना की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? तो प्रिंस वेरहर्ड के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। बहुत सारे लोग शामिल थे। क्या है ये? एक इंटरनेशनल एनजीओ है और काम क्या करता है? एनवायरमेंटलिज्म कंजर्वेशन के लिए काम करता है। हेडक्वार्टर आपका इसको देखने को मिलेगा ग्लैंड, स्विट्जरलैंड के अंदर। ये अच्छे से याद रखना है, ग्लैंड, स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और इसका जो लोगो है वो उसमें एक पांडा दिखाया गया। आप ये लोगो देख सकते हैं, लोगो में एक पांडा दिखाया गया। तो ये आपको याद रख लेना है। और अभी रिसेंट में इसके प्रेसिडेंट है कौन? प्रिंस फिलिप। ठीक है, ड्यूक ऑफ एडवर्ड जो इसके क्या है? प्रेसिडेंट है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। और हमारा अगला जो टॉपिक है वो किसके बारे में, जरा देखते हैं। वो किसके बारे में? विश्व की पहली शिप टनल। क्या है ये? हाल में ही नॉर्वे सरकार के द्वारा यह घोषणा की गई है कि वह दुनिया की पहली शिप टनल का निर्माण करेंगे। अब समझने की कोशिश करेंगे कहां पर इस शिप टनल का निर्माण किया जाएगा और क्यों किया जाएगा। तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए जरा,
यहाँ पे CNN का आर्टिकल है, वर्ल्ड फर्स्ट शिप टनल टू बी बिल्ट अंडर नॉर्वेजियन माउंटेन्स। नॉर्वेजियन माउंटेन के रीजन में इसको डेवलप किया जाएगा। यहां से देखिए, यहां से इसकी शुरुआत होगी और यहां तक जाएगी। ये अप्रोक्स 100 मीटर की ये टनल होगी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। हाल में ही नॉर्वे द्वारा स्टैंड शिप टनल के नाम से इस टनल का निर्माण किया जाएगा। याद रखिएगा, इसका नाम क्या है, स्टैंड शिप टनल इसका नाम है, ये आपको याद रखना है। और इसका निर्माण स्टैंड अवे पेनिनसुला के बीच में किया जाएगा, जिसकी लंबाई कहां पे वो कितनी होगी, तो 1700 इसकी मीटर इसकी लंबाई होगी। याद रखिएगा, मीटर इसकी लंबाई होगी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। छोटी सी इंफॉर्मेशन है, आप याद रख लीजिएगा। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, और हमारा जो अगला टॉपिक है वो है स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति योजना। आप जानते हैं, हाल में ही हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा बांग्लादेश का दौरा किया गया और बांग्लादेश अपनी स्वतंत्रता का 50वां ईयर मना रहा है। उसी समय हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा बांग्लादेशी छात्रों के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। क्या है, स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति योजना। समझ लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने बांग्लादेश दौरे के दौरान बांग्लादेश के छात्रों के लिए इस योजना की शुरुआत की है, जिससे कि बांग्लादेश के छात्र छात्रवृत्ति प्राप्त करके, यानी कि स्कॉलरशिप को प्राप्त करके भारत में शिक्षा ले सके, भारत में पढ़ सके और अपने करियर को आगे बढ़ा सके। इसलिए गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप स्कीम की शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा की गई है। यह आपको अच्छे से याद रख लेना है। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। हमारा अगला टॉपिक है वो है वर्ल्ड थिएटर डे के बारे में। समझेंगे क्या है ये वर्ल्ड थिएटर डे। देखो, 1962 से प्रत्येक 27 मार्च को यह दिवस मनाया जाता है, यानी कि 1962 से इस दिवस को मनाया जा रहा है। और क्यों मनाया जा रहा है, तो लोगों को थिएटर के प्रति जागरूक करने के लिए इस दिवस की शुरुआत की गई थी 1962 में। और उसी तभी से 27 मार्च को प्रत्येक दिन ये दिवस, मतलब सॉरी, प्रत्येक साल ये दिवस मनाया जाता है। और इस साल इस दिवस की थीम क्या है, थिएटर एंड अ कल्चर ऑफ पीस, यानी कि थिएटर एंड अ कल्चर ऑफ पीस। तो ये आपको याद रख लेना है। थिएटर डे के बारे में कब मनाया जाता है, तो 27 मार्च को ये मनाया जाता है, जिससे कि लोगों को थिएटर के प्रति जागरूक किया जा सके। ये आपको अच्छे से याद रख लेना है वर्ल्ड थिएटर डे के बारे में। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। हमारा अगला टॉपिक है नेचर सफारी की शुरुआत कहां पे की गई है। तो हाल में ही बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा यह घोषणा की गई है कि वह राजगीर में एक नेचर सफारी पार्क बनाएंगे, एक नेचर सफारी का निर्माण करेंगे। अब समझ लेते हैं यह है क्या। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री ने राज्य की पहली नेचर सफारी की शुरू करने की घोषणा की है, और यह कहां पे की जाएगी, राजगीर में। आप लोग राजगीर से परिचित होंगे, ठीक है, यह काफी फेमस जगह है। इस सफारी के दौरान लोग ग्लास स्काई वॉक की सहायता से प्राकृतिक वातावरण का आनंद ले सकेंगे। ये ग्लास वॉक स्काई है, इस पर लोग जा सकेंगे और यहां से प्राकृतिक वातावरण का क्या नजारा ले सकेंगे। यहां देखिए, हिंदुस्तान टाइम का आर्टिकल है, नेचर सफारी इन बिहार राजगीर टू बी इनोग्रेट बिफोर होली। होली से पहले इसको इनोग्रेट कर दिया जाएगा। कुछ इस तरह की प्राकृतिक वादियों का लोग लुत्फ उठा सकेंगे ग्लास स्काई पर जाके। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है खबरों में जम्मू कश्मीर का ड्रामा फेस्टिवल। समझ लेते हैं। थिएटर व ड्रामा के प्रति लोगों को आकर्षण बढ़ाने के लिए, लोगों में आकर्षण बढ़ाने के लिए इस फेस्टिवल का आयोजन श्रीनगर के टैगोर हॉल में किया गया है। इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है, बस याद रखिएगा कि ड्रामा का संबंध कहां से है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल में ही किस राज्य में ड्रामा फेस्टिवल का आयोजन किया गया था, तो आप याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में इस फेस्टिवल का आयोजन किया गया था, ठीक है। और जम्मू कश्मीर में भी कहां पर, तो श्रीनगर के टैगोर हॉल में इसका क्या किया गया था। तो ये आपको याद रख लेना है यहाँ पे, ठीक है। चलते हैं अगले टॉपिक पर, और हमारा जो अगला टॉपिक है वो किसके बारे में है, वो भी हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए, हाँ, अगला टॉपिक है हमारा खबरों में 66वें फिल्म फेयर पुरस्कार, यानी कि 60th फिल्म फेयर अवार्ड्स 2021 इन न्यूज। तो जानेंगे हाल में ही किस किस को ये पुरस्कार दिए गए हैं, कौन कौन सी मूवी को इस पुरस्कार दिए गए, कौन बेस्ट एक्टर है, सारी चीजें आपको काफी अच्छी से समझ में आ जाएंगी। तो देखते हैं। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे, हाल ही में 2020 के लिए इस पुरस्कारों की घोषणा की गई है, और इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है थप्पड़ मूवी को। बेस्ट एक्टर मेल में अवार्ड मिला है इरफान खान को, जिनकी मूवी थी इंग्लिश मीडियम, उसके लिए मिला है। बेस्ट एक्टर फीमेल में यह अवार्ड मिला है तापसी पन्नू को, थप्पड़ मूवी के लिए, अभी काफी न्यूज में थी ये। बेस्ट एक्टर का क्रिटिक्स का अवार्ड मिला है किसको, अमिताभ बच्चन जी को, ठीक है, गुलाबो सिताबो के लिए। बेस्ट म्यूजिक एल्बम का अवार्ड मिला है लूडो को, प्रीतम जी को। बेस्ट लिरिक्स का अवार्ड मिला है छपाक को, गुलजार को। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है ओम रावत जी को, जिन्होंने तानाजी मूवी बनाई थी। तो ये अलग अलग टाइप के अवार्ड दिए गए हैं। अब बस याद रखिएगा इसका नंबर, तो नंबर है 66, ठीक है। और बेस्ट फिल्म कौन सी है, थप्पड़। बेस्ट एक्टर जानते हैं इरफान खान जी, इनको मरणोपरांत ये अवार्ड मिला गया है। और बेस्ट एक्ट्रेस फीमेल में तापसी पन्नू। ये सारी चीजें आप याद रखिएगा, ठीक है। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, और हमारा अगला टॉपिक है वो है अभ्यास प्रश्न, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना होता है। क्वेश्चन क्या है,
भारत के मुख्य न्यायाधीश के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्या है? पहला स्टेटमेंट है, भारतीय संविधान में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का वर्णन किया गया। यानी कि ये कह रहे हैं कि भारतीय संविधान में मुख्य न्यायाधीश की अपॉइंटमेंट का पूर्ण वर्णन है। न्यायालय परंपरा के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ जज को ही मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है। ठीक है, मान लेते हैं। उसके बाद न्यायमूर्ति एनवी रमन्ना को 47वें मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की गई है। अब आपको यहां पे पहचान करनी है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, इनमें से कौन सा कथन गलत है, ध्यान रखिए, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी 1 और 2, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ये 3 है, ठीक है, तो डोंट बी कंफ्यूज, ये 3 है, और डी इनमें से कोई नहीं। जो भी आपका आंसर हो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, अगली क्लास में मैं इसका आंसर भी दूंगा और आप लोगों के कमेंट भी देखूंगा। ठीक है, कैसा लगता है आपको ये प्रोग्राम? बढ़िया लगता है? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, आज थोड़ी सी पीछे से आवाज आ सकती है, जानते हैं आप, होली का माहौल है, सब हंस खेल रहे हैं, मना किया नहीं जा सकता, अगर करते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो इसलिए थोड़ा सा उसको माइंड करिएगा अगर आवाज आती है। लेकिन हाँ, कोशिश अपनी पूरी की गई है कि कम से कम आए, लेकिन प्लीज इसको माइंड करिएगा। ठीक है, अगर चीजें पसंद आ रही हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जिससे कि चीजें आगे बढ़ें, आप भी आगे बढ़ें और चैनल भी आगे बढ़े, जिससे कि और अच्छी अच्छी चीजें इस पर लाई जा सकें। ठीक है, मिलते हैं तब तक ऐसी किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। खुश रहिए, होली खेलते रहिए।